हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियांशु आज आप सबके सामने CUET PG 2023 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है मैकियावेली। तो आइए हम मैकियावेली के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मैकियावेली का जन्म कब हुआ ये जानेंगे। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 में हुआ था। और इस पॉइंट में और कुछ बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। उसके लिए हम पहले इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। आधुनिक युग के उद्धारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। तो देखिए, मैकियावेली को आधुनिक युग का उद्धारक माना जाता है, ठीक है। और जब पुनर्जागरण आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्लोरेंस नगर से। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो मैकियावेली का जन्म था वो इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस, मैकियावेली की रचना क्या है? द प्रिंस, फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित किया। तो जो मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा है वो किसको समर्पित किया है? लोरेंजो डी मेडिसी को। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल भी एक थिंकर है, हीगल ने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है। द प्रिंस को मैकियावेली ने जो लिखा है बुक द प्रिंस को हीगल ने एक महान और वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है, ठीक है। अब हम मैकियावेली के विचारों के पृष्ठभूमि पे आते हैं। मैकियावेली के समय यूरोप में तेज़ी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। जब मैकियावेली का टाइम था तो वहाँ पे क्या हो रहा था? यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा था। वो परिवर्तन क्या क्या थे आगे देखते हैं। राजनीतिक परिवर्तन से आशय है सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था एवं एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक पूर्ण निरंकुश, यहाँ पे जहाँ पे राजा पे कोई भी अंकुश ना हो, ऐसे एक राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था और चर्च का प्रभाव कम होता जा रहा था। और वहाँ पे एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक वर्ग का उदय हो रहा था। समुद्री यात्राओं का विकास, छापे खाने की मशीन का विकास हुआ। और वहाँ पे क्या क्या विकास हो रहे थे? वहाँ पे हो रहा था समुद्री यात्राओं का विकास हो रहा था और छापे खाने की मशीन का भी विकास हो रहा था, यानी कहीं ना कहीं औद्योगिकरण का भी विकास हो रहा था यूरोप में उस वक्त। डनिंग ने, ये भी एक थिंकर है, डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि किसने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है? तो हमारा आंसर होगा डनिंग, ओके। अब देखते हैं सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। तो सेबाइन क्या अपना मत देते हैं कि अगर मैकियावेली कुछ समय बाद अगर पैदा होता तो उसके विचार हो सकते थे कि वो कुछ और सोचता या फिर वो कुछ और धारणा लिखता अपना, ओके। अब हम मैकियावेली के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि मैकियावेली ने आखिर अपना उद्देश्य रखा क्या था। तो इसका पहला पॉइंट है, उसका उद्देश्य व्यवहारिक था, यानी कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता था। सेकंड पॉइंट, उसके विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना था, ठीक है। वो इटली में यूनिटी पैदा करना चाहता था और इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था। अब आगे देखते कि इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने क्या किया। तो इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए। शासन कला यानी कि शासक कैसा होना चाहिए और उसे किस तरीके से शासन करना चाहिए,
उस कला पर अपने विचार व्यक्त किए। अब हम देखते हैं कि जो मैकियावेली है मानव स्वभाव के बारे में क्या सोचता है। मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। मैकियावेली कहता है कि जो मानव स्वभाव है वो क्या है, स्वार्थी है। मानव स्वार्थी है, लालची है व डरपोक है। मानव का मूल्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। मैकियावेली कहता है कि मानव के लिए संपत्ति ही सब कुछ है। उसके लिए वो स्वार्थी भी हो सकता है, लालची भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, बस उसे संपत्ति ही दिखती है। संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। वह शक्ति इसलिए ही अर्जित करता है ताकि वो अपनी संपत्ति की जो है रक्षा कर सके। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो स्वार्थी व्यक्ति है उनको नियंत्रित करने के लिए जो राजा ऐसा हो कि वो या तो डरा के उन्हें कंट्रोल करे या फिर प्रेम से या फिर जैसे भी हो जो भी स्वार्थी व्यक्ति है उनको कंट्रोल करे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। यानी कि मैकियावेली ये कह रहा है कि जो स्वार्थी मानव है, जो लालची मानव है, उसके लिए उसका संपत्ति ही सब कुछ है। एक पल के लिए अपने पिता को या फिर घर में किसी अपने के मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता। लेकिन हम इसका अगर ऐसा आएगा स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता, तो हम वहाँ पे अगर ऑप्शन में मैकियावेली होगा तो हम वहाँ पे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। सार्वभौमिक मतलब सब तरफ, पूरे भूभाग पे जो फैला हो वैसा माना है कि जो मतलब पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्वार्थी है। तो कह रहा है कि मानव स्वभाव जो है वो सार्वभौमिक है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। अब हम देखते हैं मैकियावेली के विचारों की विशेषता। मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया। अब देखिए यूनानी युग में कौन कौन से थे। यूनानी दार्शनिक जो राजा थे वो प्लेटो, अरस्तु वगैरह थे। वो नैतिकता पर जोर देते थे। वो कहते थे कि राजा नैतिक होना चाहिए, राजा जो है आदर्श होना चाहिए। लेकिन जो मैकियावेली है उसका पूरा अपोजिट है। वो क्या कहता है कि यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ यानी कि रियलिटी पर विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, उसका मूल्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था। तब जो चला आ रहा है पहले से उसका उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि जो मैकियावेली था वो प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता था। तो वो यही कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है उससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे मतलब था उसका। ठीक है, मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। यानी कि अभी जो आधुनिक राजनीतिक विचार चल रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग हो किसने किया, वो मैकियावेली ने ही किया था। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं शासन कला पर विचार क्या थे मैकियावेली के। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार किया। तो द प्रिंस में क्या उसने लिखा है, शासन कला के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। देखिए यहाँ पे मैकियावेली कहता है कि अगर शक्तिशाली इटली का निर्माण करना है तो वहाँ पे हिंसा, धोखेबाजी वो सब भी ठीक है वहाँ पर, मतलब ये सब भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर उससे इटली जो है वो शक्तिशाली बनता है। तो
उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है वो, कि जो राजा है वो भी शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि वो एक शक्तिशाली इटली का मतलब एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर सके। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का होना उचित माना। मतलब वो कहता है कि राजा जो है शेर जैसा बहादुर हो कि वो लड़ सके, और लोमड़ी जैसा चालाक हो कि वो अपनी चालाकी से सारा काम निकलवा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखाना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिखावे की बात कर रहा है मैकियावेली कि राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखाना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब मैकियावेली ये कह रहा है कि वो दिखावे के लिए तो सद्गुणी हो, उदारता करे, लेकिन उसको अंदर ही अंदर उसके अंदर छल भी होना चाहिए, धोखाधड़ी भी होनी चाहिए, और बल का प्रयोग कैसे करना है वो भी उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो उससे पीछे ना हटे। मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता है। उत्कृष्ट मीन्स उत्तम, यानी जो बेटर हो, वैसी उदारता को अपनाने का परामर्श देता है। अतः उसने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए, मतलब अंदर से कुछ बाहर से कुछ। सीजर बोर्जियो मैकियावेली को आदर्श शासक सीजर बोर्जियो मैकियावेली का आदर्श शासक था। यानी कि उस वक्त कोई राजा होगा सीजर बोर्जियो, जिसको जो मैकियावेली था वो एक आदर्श शासक मानता था। यानी कि इसमें सीजर बोर्जियो में ये सारे गुण होंगे कि वो छली भी होगा, वो बहादुर, शेर जैसा बहादुर भी होगा, लोमड़ी जैसा चालाक भी होगा। ठीक है, वो सामने से कुछ अंदर से कुछ होगा कि वो ज़रूरत पड़ने पे धोखाधड़ी भी कर सकता हो। ठीक है, तो जो सीजर बोर्जियो था वो मैकियावेली के अनुसार एक आदर्श शासक था, क्योंकि वो उसमें वो सारे गुण होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न ना हो, तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। तो मैकियावेली राजा को क्या सलाह देता है कि उसे इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो प्रजा है उसके मन में अपने राजा के प्रति घृणा का भाव ना हो, वह जो राजा है वो महिलाओं पर व उनकी संपत्ति पर आक्रमण भी ना करे, ऐसा राजा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उनके अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। मतलब उससे धर्म को कैसे राजनीति से तोड़ मोड़ के धर्म को कैसे राजनीतिक तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करना है, उसे वो आना चाहिए, लेकिन स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा ना हो। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो राजा है मैकियावेली के अनुसार जो राजा वो दिखावे वाला राजा होना चाहिए, कि वो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। उसे ये भी चाहिए कि प्रजा के मन में उसके लिए घृणा पैदा भी ना हो। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया। राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया, भारी की सेना का समर्थन नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैकियावेली है ना, वो नागरिक सेना, वो कहता था कि जो सेना हो नागरिक में से ही हो, उसका समर्थन करता था। ये नहीं कि भाड़े पे कोई सेना लाया और उसका समर्थन किया, मतलब कि भाड़े पे कोई सेना आया उसने मैकियावेली की तरफ से या फिर मैकियावेली का जो राजा है उसके तरफ से लड़ा। नहीं, मैकियावेली कहता है कि जो सेना हो वो नागरिक सेना ही हो, उसका समर्थन करता है। इस बात का वर्णन मैकियावेली ने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वॉर में किया है। ठीक है, ये बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर में मैकियावेली ने नागरिक सेना का वर्णन किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
सद्गुण और भाग्य। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, वो कहता है कि उसे भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए, भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, राजा को सद्गुण होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। वो सद्गुण का सहारा ले सकता है लेकिन भाग्य का नहीं, क्योंकि अगर उसके पास शक्ति है तो वो अगर कोई उस पर मुसीबत आ भी रही है, तो अगर उसके पास शक्ति है तो वो जो परिस्थितियाँ आ रही हैं उसको नियंत्रित कर सकता है, उसको बदल सकता है, अगर राजा शक्तिशाली है तो। अब हम देखते हैं बर्लिन के अनुसार राजनीति एवं नैतिकता का संबंध, यानी कि नैतिकता के दो मानदंड क्या है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बर्लिन की रचना का यहाँ पे वर्णन है कि बर्लिन की रचना का नाम क्या है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली के बारे में बर्लिन ने एक पुस्तक लिखी है, रचना लिखी है जिसका नाम है ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। ठीक है, तो मैकियावेली के विचार में इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। ठीक है, उसने, क्लियर दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ, उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया, यानी कि राजनीति अलग और धर्म अलग। ठीक है, उसने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। ठीक है, उस नवीन संबंधों यानी कि कुछ नए रिलेशंस का निर्माण किया, किसमें, राजनीति व नैतिकता के बीच में। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। मैकियावेली क्या कहता है कि जो राजा है वो जो नैतिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उससे बंधा ना हो, क्योंकि मैकियावेली क्या चाहता है कि जो राजा हो वो शेर जैसा बहादुर भी हो, लोमड़ी जैसा चालाक भी हो, उसे धोखाधड़ी भी आता हो, और वो ये भी चाहता है कि जो प्रजा है वो राजा से घृणा ना करे। लेकिन क्या है, वो दिखावे की बात करता है, वो छल की बात करता है मैकियावेली कि राजा ऐसा हो कि वो छल भी करे, दिखावा भी करे। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि अगर जो राजा है वो नैतिक मानदंड से बंधा होगा तो वो तो उसके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद वाला जो दाव पेच है वो नहीं खेल पाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि जो आम व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो नैतिक हो, उस पर ये लागू हो चलेगा। ठीक है, उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। वो क्या कहता है राजा को लेकर के कि अगर जो शासक है, जो राजा है, वो राज्य को शक्तिशाली बना रहा है, ठीक है, राज्य को सिक्योर रख रहा है, उसको शक्तिशाली बना रहा है, तो उसके लिए वो चाहे जो कुछ भी कर रहा हो वो एक नैतिक राजा है। ठीक है, इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं है बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। ठीक है, इसलिए कहता है कि जो राजा है वो अनैतिक नहीं है बल्कि नैतिकता, उसमें नैतिकता भरी हुई। क्यों? क्योंकि वो जो राज्य है, जो इटली है, जो राज्य है, उसकी मतलब कि उसकी रक्षा कर रहा है, उसको शक्तिशाली बना रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, धर्म व राजनीति में संबंध। मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया, मतलब कि जो धर्म और राजनीति को साफ साफ कैसे बांटा है वो हम आगे देखते हैं। मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। वो क्या कहता है कि उसने क्या किया, पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रख दिया। ठीक है, मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया, कि उसने कहा कि चर्च अलग और राज्य अलग। ठीक है, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, मैकियावेली क्या कह रहा है कि जो चर्च है वो एकता पैदा करने में असमर्थ है, वो एकता पैदा नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इसलिए उसने चर्च को, राज्य को अलग अलग कर दिया।
मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। यहाँ पे वो चर्च के अगेंस्ट है, लेकिन वो जो धर्म है उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है। मैकियावेली ने इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए चर्च को जिम्मेदार माना। मैकियावेली क्या कहता है कि जो इटली है वहाँ पे जो नैतिकता जो घट रही है उसके लिए उसने क्या किया, चर्च को दोषी ठहरा दिया। ठीक है। अब हम आते हैं मैकियावेली के शासन पद्धति पर। इसका फर्स्ट पॉइंट है द डिस्कोर्सेस। ये मैकियावेली की पुस्तक है, उसमें उसने क्या लिखा है, द डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। देखिए, मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन यहाँ पे कर रहा है। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। देखिए, मैकियावेली यहाँ पे स्वतंत्रता की भी बात कर रहा है। ठीक है। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस, देखिए ये चीज़ तो एकदम रट जानी चाहिए कि मैकियावेली की ये जो रचना है, जो द प्रिंस है, वो मैकियावेली ने लिखी है। ये ज़रूर आएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेस में शासन पद्धति का वर्णन किया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि शासन पद्धति का वर्णन किसमें किया गया है, तो द प्रिंस द डिस्कोर्सेस में शासन पद्धति का वर्णन किया गया है। ठीक है। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। ठीक है। तथा द डिस्कोर्सेस में गणतंत्रीय राज्य का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा गणतांत्रिक शासन को सुरक्षा बेहतर होती है, ऐसा कहा। ठीक है। वो क्या कहता है कि जो राजतंत्र है वो निरंकुश होना चाहिए। ठीक है। ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तो वो हिंसा करे, छल करे, चाहे जो कुछ भी करे, अपने राज्य को सुरक्षित रखे, उसको शक्तिशाली बनाए। इसलिए जो राजतंत्र है वो निरंकुश होना चाहिए। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ, जब वो निरंकुश होगा तभी वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है। और सैद्धांतिक रूप से क्या कह रहा है कि गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मान रहा है। ठीक है। उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो क्या कह रहा है कि अगर सामूहिक विवेक हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बल्कि इसके बजाय कि कोई एक व्यक्ति ज़्यादा विवेकी हो। ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि यूनिटी में ज़्यादा ताकत होती है ना। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। अब हम देखते हैं, उसने स्पष्टतया कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो गणतांत्रिक शासन होता है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी हो। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, वो सद्गुणी हो तो वहाँ पे गणतांत्रिक शासन जो है स्थापित हो सकता है। ठीक है। जो कि शासन का एक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। ठीक है। उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है क्योंकि यहाँ व्यक्ति सद्गुणी है। ठीक है। वो क्या कहता है कि स्विट्जरलैंड जो है वहाँ के व्यक्ति सद्गुणी है, इसलिए वहाँ पे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू की जा सकती है। अब हम देखते हैं शक्ति के बारे में। ठीक है। मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है। ठीक है। मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया है। ठीक है। केंद्रित शक्ति यानी कि सारी जो शक्ति है वो राजा के अंडर में, क्योंकि अगर राजा शक्तिशाली है तो राज्य भी वो शक्तिशाली बनाएगा। ठीक है। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। मतलब कि अगर जो राजा है वो सब कुछ ट्राई कर ले रहा है, तो जब अगर राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात आती है तो बल का प्रयोग लास्ट में करें। ठीक है। अंत में करें, अंतिम विकल्प के रूप में करें। ठीक है। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। वो कह रहा है कि हिंसा का प्रयोग जब जरूरत पड़े तो जल्दी से कर देना चाहिए। ठीक है।
हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए। बर्बर यानी कि एकदम हिंसक रूप में करना चाहिए, ठीक है, जानवर की तरह एकदम। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया। देखिए मैकियावेली क्या कहते हैं, किसी भी साधन यानी कि साम दाम दंड भेद जो भी हो उसका उपयोग करके शक्ति अर्जित करे, ठीक है। कैसे भी उसे जो राजा है उसे अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए वो उसे जो कुछ भी करना पड़े वो करे, ठीक है। सॉरी। मैकियावेली ने शक्ति अर्जन से ही राजनीति का मूल्य उद्देश्य है ऐसा कहा, ठीक है। मैकियावेली क्या कहता है कि उसके लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो अगर शक्ति अर्जित नहीं की यानी कि वो प्रॉपर राजनीति नहीं कर पा रहा है जो राजा है। उसने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया। देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि वो भारत में सेना नहीं लाता, वो क्या कहता है मैकियावेली कि नागरिक सेना की बात करता है कि वो जो सेना हो नागरिकों में से ही हो। इसलिए क्या कहता है कि देखिए इसके पीछे सोच देखिए, जो अपने लोग होंगे जाहिर सी बात है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। इसलिए वो क्या कहता है कि नागरिक सेना बनाने का समर्थन करता है, ठीक है। मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। देखिए जो आधुनिक राजनीतिक विचार चल रहे हैं अभी, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग किसने की, मैकियावेली ने की। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा रखी थी सर्वप्रथम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैकियावेली के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है, उसके बारे में इसका क्या विचार है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों में मिलता है, ठीक है। अब मैकियावेली के विचारों में क्या मिल रहा है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। उसकी बातों से लगता है कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो रही है। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था, ठीक है। वो राष्ट्रवाद का मतलब क्या बता रहा है कि राष्ट्र जो है राज्य जो है वो शक्तिशाली बने, ठीक है। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, ठीक है। कि यहाँ पे बात की है ना इसने कि मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया, तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि राष्ट्र को शक्तिशाली करने का मतलब क्या हुआ कि इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि राजा जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर सकेगा, ठीक है। इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया कि कोई अंकुश ना हो, उसे जो भी करना पड़े वो करे, लेकिन राज्य को राष्ट्र को अपने शक्तिशाली बनाए, ठीक है। अब हम लास्ट में मैकियावेली की कुछ महत्वपूर्ण रचना देखते हैं। पहला है द प्रिंस। इसमें उसने शासन कला का वर्णन किया। द प्रिंस में उसने मेनली किसकी बात की है, शासन कला की, ठीक है। सेकेंड है द डिस्कोर्सेस। इसमें इसने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया है, ठीक है। तीसरा है द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें इसने नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया। वो कहता है कि नागरिक सेना होनी चाहिए, जो सेना है वो नागरिकों में से ही बननी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये भी मैकियावेली की एक रचना है, ठीक है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मैं ट्राई करूँगी कि डेली एक दिन में चाहे 2 दिन में एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो हमारे CUET PG 2023 के एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।